Okay, hello everyone. This is Advocate Preeti Patwa from Vibrant Professional Academy. Today I'm going to conduct a demo lecture for you on the subject of business law. Myself have an experience of teaching law to the students of LLB, LLM, CS, CS from last almost 15 years. And I'm going to teach you the part of business law from your CA Foundation course. Okay. And the topic today for our demo lecture we have selected, that topic is all contracts are agreement, but all agreements are not contracts. But before going to deal with this particular topic of the demo lecture, we'll just have some smaller discussions about this particular subject, okay? And then we will move to this part of a demo lecture which we are going to conduct today. I will share a screen with all of you and then we will start our lecture. Okay, as I already told you that out of the 4 subjects you are going to have in this course of a business law CA Foundation, the paper which I'm going to deal, and out of that the part I'm going to play, as already I have told you that the paper I'm going to conduct is a business law and business corresponding reporting. Okay, this paper is totally for 100 marks, as you all of you know. Okay, and this paper get divided into the 2 sections. Okay, most probably all of know this fact that this paper of a business law and business correspondence and reporting get divided into the 2 पार्ट. ये पेपर जो हमारा क्या हो जाता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक पार्ट जो है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी बिजनेस लॉ, और दूसरा पार्ट जो वो बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. our another faculty will teach you this particular paper. Okay, now the division of the marks in between this particular 2 subject or 2 topic is that one. बिजनेस लॉ जो रहेगा वो बिजनेस लॉ कितने मार्क्स के लिए रहेगा हमारा, इट विल बी फॉर द 60 marks. And business correspondence and reporting, this particular topic will be for a 40 marks, all of you know. 60 plus 40, that is 100 marks total paper we are going to deal. Now जो हमारा business law है वो business law actually आप CA foundation students के लिए क्या होता है, देखो एक total new subject होता है. बेसिकली बिजनेस वर्ड तो 2 मिनट साइड में रख दो, लॉ के नाम से ही मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स को फोबिया हो जाता है. जब सीए सीपीटी का कोर्स था तो लॉ वाज ऑब्जेक्टिव, तो हमारे लिए बहुत आसान रहता था क्योंकि एक बार सारे कंसेप्ट क्लियर कराओ तो आउट ऑफ 40 नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी 35 के ऊपर हम लोग मार्क्स लेके आते थे. बट आपको पता है कि अब ये थियोरेटिकल पेपर है और थियोरेटिकल पेपर में कंसेप्चुअल क्लियरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. हाँ, तो ये जो बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है ये बिजनेस लॉ थियोरेटिकल रहेगा. ऑफकोर्स बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग भी थियोरेटिकली पेपर रहेगा इसमें, और इसमें हमें बिजनेस लॉ का आपको फोबिया रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप अपने आप खुद से मुझे सामने से कहोगे कि ऑल कंसेप्ट्स आर क्लियर्ड. ओके, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लियरेंस. एक बार आपको क्लास में पूरे के पूरे लेक्चर्स सही से अटेंड करने के बाद हर लॉ की कंसेप्ट क्लियर हो गई है तो उसके बाद में वहां पे आपको कोई डाउट रहने का इशू आता ही नहीं है वहां पे. सो बिजनेस लॉ is for a 60 marks, as I already told you that out of this part I'm going to deal here for the CA foundation. business law जो part है उससे मैं क्या करने वाली हूँ वहां पे डील करने वाली. ओके, नाउ देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे अराइज होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट का पार्ट है उस सब्जेक्ट के पार्ट का नाम क्या है, देखो बिजनेस लॉ, राइट. नाउ बिजनेस मैंने आपको बोला कि 2 मिनट के लिए हम लोग क्या रख देते, बोलो साइड में रख देते. तो बचता कौन है, बोलो यहाँ पे वर्ड लॉ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू शुड नो व्हाट इज मीन बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड लॉ. क्योंकि कोई भी डेमो लेक्चर लेने के पहले आपको सब्जेक्ट का नाम भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो आगे जाने में कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम हियर इन द माइंड इज दैट व्हाट इज मीन बाय दिस वर्ड पर्टिकुलर लॉ. देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड लॉ. समझो आप में से किसी की फैमिली 6-7 लोगों की है, मेरी फैमिली एक 5 to 6 लोगों की है, किसी की फैमिली 10 पीपल्स की है, तो हमारी एक छोटी सी 4, 5, 6, 7 व्हाटएवर अप टू 10 लोगों की जो फैमिलीज है या कितने भी नंबर ऑफ लोगों की फैमिलीज है
वहां पे भी आप सबको पता होगा घर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम सबके घर में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, जैसे कि बाबा व्हाटएवर घर का नियम होगा कि हर किसी के घर में 7 o'clock तक उठ जाते हैं या 8 o'clock तक उठ जाते हैं, घर में बाबा सब लोग एक के पहले पहले खाना खा लेते हैं, या इतना खर्चा करना होता है, उतना खर्चा करना होता है, इस टाइप का एजुकेशन। एवरी फैमिली हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, हर फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एक मिनट के लिए ऐसे सोचो कि हमारी 5, 7, 10 लोगों की फैमिली में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, हर कोई मनमानी करता है, जैसे चाहे वैसे बिहेव करता है, तो क्या वो फैमिली स्टेबल रह पाएगी? ऑफ कोर्स नहीं रह पाएगी, राइट? हाँ, तो उस फैमिली को अगर स्टेबल रहना है तो उस फैमिली में क्या होना जरूरी है? बोलो, कुछ नियम, कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, फिर लॉ क्या है बताओ? एक अगर कंट्री चलानी है या कोई स्टेट चलाना है तो स्टेट में क्या होना जरूरी है? बोलो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे तो ही लॉ क्या हो सकता है? मेंटेन रह सकता है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ रहेगा तो ही उस सोसाइटी में क्या रह सकता है? बोलो, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर रह सकती है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है तो सोसाइटी पूरी क्या हो जाएगी? सोचो, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर सोसाइटी में आपको स्टेबिलिटी रखनी है, सोसाइटी में आपको ऑर्डर मेंटेन रखना है, तो क्या जरूरी है? बोलो, रिक्वायर्ड इज दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, तो लॉ क्या है? बोलो, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हम यहाँ पे not going to deal in any kind of the legal words. Okay, today's lecture will be a plain common man language lecture. Okay, तो आज मैं आपसे किसी भी एक स्पेसिफिक लीगल भाषा में बात बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ, तो लॉ क्या है? देखो, लॉ मतलब कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लॉ क्या है? बोलो, कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब लेट मी नो, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे घर में है, क्या उसको हम लॉ बोलते हैं? Is it going to be called as the Indian Contract Act, or is it going to be called as the Indian Partnership Act? The rules we have in our family, no. क्यों उसको लॉ नहीं बोलते? बोलो, उसको हम रूल्स ही बोलते हैं, राइट? हाँ, उसको हम लॉ नहीं बुलाते। फिर हम उसको लॉ क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि वो हमने हमारे लिए बनाए। क्या वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे फैमिली के लिए बने गए वो पार्लियामेंट ने बनाए, या लोकसभा, राज्यसभा, या किसी हायर अथॉरिटी ने बनाए? क्या वो नहीं, राइट? तो लॉ जो स्पेसिफिकली बनता है वो क्या है? बोलो, रूल्स एंड रेगुलेशन से कुछ नियम है, लेकिन वो नियम और हमारे फैमिली के जो नियम है उनमें डिफरेंस है ना, उनमें कोई चेंज है। एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर डिफरेंस? क्योंकि हमारे घर के जो रूल्स हैं वो रूल्स हमने बनाए, राइट? हमारे फैमिली मेंबर्स ने, हमारे फैमिली के जो बड़े लोग हैं उन्होंने वहां पे बनाए हुए। लेकिन ये जो लॉ है स्पेसिफिकली जिसे हम पढ़ने वाले, वो लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस किसने बनाए? बोलो, दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय सम हायर अथॉरिटी। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ द लॉ? मैंने आपको बताया था लॉ की जरूरत है। क्यों जरूरत है? अगर आपको सोसाइटी में पीस मेंटेन रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, सबको सिक्योरिटी देनी है, तो किसकी जरूरत होगी? बोलो, लॉ की जरूरत होगी। एक मिनट के लिए ऐसे सोचो कि देयर इज नो लॉ, हाँ, एंड एवरीबॉडी इज बिहेविंग द वे ही वांट्स। ओके, तो क्या सोसाइटी में पीस मेंटेन रहेगा? नहीं रहेगा। क्या सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा? नहीं रहेगा। अगर लॉ नहीं है तो क्या हम सिक्योर्ड रहेंगे? नहीं रहेंगे। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करेगा, कभी भी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन वापस क्या कर सकता है? बोलो, तोड़ दे सकता है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट वन। बोलो कि लॉ अगर नहीं होगा तो सोसाइटी में पीस, डिसिप्लिन या सिक्योरिटी मेंटेन ही नहीं रहेगी। तो सोसाइटी में पीस, डिसिप्लिन और सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? बोलो, लॉ की जरूरत है। सोचो, अगर हम लॉ तोड़ देते, हाँ, तो इट विल बी फॉलोड बाय द सम पेनल्टी। जो हायर अथॉरिटीज है जिन्होंने ये लॉ बनाया है, वो हायर अथॉरिटीज हमें क्या दे देंगे? बोलो, कुछ ना कुछ पेनल्टी दे देंगे। एवरी टाइम नीड नॉट बी अ पेनल्टी, मतलब जेल भी भेजेंगे। ओके, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट हमने तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए हमें क्या देना पड़ सकता है? बोलो, क्वाइट पॉसिबल कि डैमेजेस पे कर दो, हो गया। आपने अगर नो एंट्री का कोई रूल तोड़ दिया तो आप क्या पे कर दो? वहां पे उसका जो भी फाइन है वो फाइन आप पे कर दो, हो गया वहां पे, राइट? तो लॉ मतलब क्या है? बोलो, लॉ मतलब है सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, who has made this particular set rules and regulations? Some higher authority. Okay, जैसे कि पार्लियामेंट हमारे देश के लिए क्या करती है? लॉ बनाती है। हाँ, now for what reason these laws are required? Got the point? These laws are very, very important for maintaining the peace, discipline and security in the society. Okay,
and what will be the result if you did not follow this particular law? The result for not following the law will be you have to face the penalty. आपको penalty के लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे face करना पड़ेगा. Okay, so business law is the subject we are going to deal. And just now we have gone through a simple meaning of the word law. Be clear with this particular fact that I'm just giving you a simple meaning. Okay, this is just a demo lecture. Okay, what is mean by the word law? इसके बहुत सारे aspects और हमें deal करने हैं, क्योंकि जब word law आता है तो it is followed by the word act, ACT. It is followed by the word statute. It is followed by the word bill. तो law word मतलब इतना आसान नहीं है understand करने के लिए, बट एक बेसिक इंसान के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना मीनिंग अभी आपको मैंने डेमो लेक्चर बताया कि लॉ मतलब सिंपल लैंग्वेज में these are just rules and regulations which are made by some higher authority, like the parliament is making a law for our country, and what is the need of this particular law? To maintain the peace or discipline, security, order in the society. What is required? Law is required. Okay, and if you did not follow the law, it will be followed with some result, and that result is you have to pay some penalty in the form of some punishment or damages or any another form. Okay, अब हमारा जो पार्ट है, हमारा पार्ट किससे डील करता है बोलो? कॉमर्स स्टूडेंट एंड सीए फाउंडेशन स्टूडेंट फॉर्म में हमें इन जनरल बाकी सारे लॉज नहीं पढ़ने, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल दैट एक्सेट्रा. हाँ, सीए फाउंडेशन में या आगे जाके आपको इंटरमीडिएट कोर्स, फाइनल कोर्स में आपको डील करना है, वो किससे डील करना है बोलो? बिजनेस लॉ से. हाँ, तो इस बिजनेस लॉ के अंडर हमें टोटल आपके जो सीए फाउंडेशन कोर्स है, उस सीए फाउंडेशन कोर्स में वी आर गोइंग टू डील विद द टोटल 5 acts. Number 1, we will deal with the Indian Contract Act 1872. Number 2, we will deal with the Sale of Goods Act 1930. Number 3, we are going to deal with the Indian Partnership Act 1932. इसका ट्रेलर आपने 12th में देखा हुआ है. Then we are going to deal with the Limited Liability Partnership Act 2008, and then we will deal with the Companies Act 2013. Okay, these are the total 5 acts. We are going to deal in your syllabus of the business law. Business law के syllabus में total 5 acts हमें देखने. देखो इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम क्या था? देखो, business law, right? हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया, हमें क्या पढ़ना है? business law. और अब जब हम अंदर syllabus देखते हैं तो आपको क्या वर्ड्स दिख रहे हैं? देखो syllabus में हमें वर्ड दिख रहा है act, 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 act. हाँ, तो इसका मतलब ध्यान में आ रहा है आपको? हमें क्या पढ़ने अंदर? बिजनेस लॉ के अंदर हमें ये एक्ट्स पढ़ने. हाँ, ये एक्ट्स मतलब क्या होता है? आप देखो, जो देश के हायर अथॉरिटी ने दोनों हाउसेस में बिल रख के उसको पास करके प्रेसिडेंट की साइन लेके बनाया है, उसको हम एक्ट बोलते हैं. बट ये बहुत डीप मटेरियल है जिसे हमें बाद में डील करना है. अभी के लिए जस्ट आपको एक सिलेबस इंट्रोडक्शन के लिए बताया कि total 5 acts we are going to have in this particular business law part. Indian Contract Act 1872, Sale of Goods Act 1930, Indian Partnership Act 1932, Limited Liability Partnership Act 2008, and Companies Act 2013. Okay, out of that, now we are moving to our today's demo lecture, and the demo lecture we are going to take from this particular subject, Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर टॉपिक से हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा डेमो लेक्चर आज का स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, from the year itself 1872, you can come to know that this act has been passed by the Britishers. Year देखो 1872 है, इसका मतलब आपको पता है कि ब्रिटिशर वे रूलिंग ओवर इंडिया, और ये एक्ट जो ये किसने पास किया हुआ है? ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए क्या हुआ था? पास किया था. तो ब्रिटिश इंडिया में ये एक्ट क्या किया था? बना था. हाँ, जब ओरिजिनली एक्ट बना था तो इट वाज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होने की वजह से अलग पकड़ा जाता था. बट आफ्टर रिपीलिंग आर्टिकल 370 फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने रिपील किया, हाँ, अब क्या हो गया? बहुत सारे एक्ट्स जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं हुआ करते थे, अब वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी एप्लीकेबल है. तो इसकी वजह से जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये एट प्रेजेंट इसको एप्लीकेबल है एट प्रेजेंट. आफ्टर रिपीलिंग मतलब हटाना, आफ्टर रिपीलिंग
Article 370 from Indian Constitution, Indian Contract Act is applicable to the whole of India. हाँ, अब एक्ट का नाम देखो, Indian Contract Act. इसका मतलब this law govern the transaction of the contract. ये जो एक्ट है ये किसको गवर्न करता है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट नाम का जो ट्रांजैक्शन है उसको क्या करता है? गवर्न करता है. हाँ, और हमने आज डेमो लेक्चर के लिए एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और सब्जेक्ट का जो हेडिंग है वो सब्जेक्ट का हेडिंग क्या है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब ये जिसको समझ में आया उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझने की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर 20% कंप्लीट हो जाती है. क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. अगर ये आपको समझ में आता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझने की प्रोसीजर आपकी 20% शुरू हो जाती है. तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये टॉपिक क्या किया हुआ आपके डेमो लेक्चर के लिए सिलेक्ट किया हुआ है ताकि आपको क्या हम पढ़ने वाले इस सब्जेक्ट में एग्जैक्टली वो क्या हो जाएगा ध्यान में आ जाएगा. हाँ, नाउ जस्ट लुक एट द सेंटेंस. हाँ, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट but all agreements are not contract. I will give you 2 examples, and then we will go inside this particular topic. हाँ, 2 example लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं इस टॉपिक के अंदर चले जाते हैं. 2 example क्या है देखो. Number 1 example. Mr. Y has a birthday party at his home. एक Y नाम की लड़की के घर पे बर्थडे पार्टी है and he is holding that particular birthday party, say for example in hotel Sayaji Kolhapur. उसके उस बर्थडे पार्टी का जो वेन्यू है वो वेन्यू क्या था बोलो? सयाजी होटल कोल्हापुर था. आपको अराउंड अब पता है कि सयाजी होटल का पर पर्सन चार्ज एग्जांपल फॉर्म में लेते हैं. इसने जो बुक किया था वो था 2000 रुपीज पर पर्सन चार्ज था. ओके, नाउ वाई ने अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल किया. हाँ, और इनविटेशन क्या कर दिया उसने दे दिया. हाँ, तो वाई ने अपने सारे फ्रेंड्स को फोन करके क्या बोला? टुडे देयर इज अ बर्थडे पार्टी एट माय होम, विल यू कम फॉर अ बर्थडे पार्टी. मतलब वाई ने अपने फ्रेंड्स को क्या दिया बोलो? वहां पे ऑफर दी कि आप मेरे बर्थडे पार्टी के लिए सब लोग आ जाओ. नाउ A, B, C, D, E, F, G, whatever the friends that Mr. Y was having, all said yes, I will come for the birthday party. Huh? Out of that, all friends who said that okay, I will come for the birthday party, one was P. एक फ्रेंड उसका कौन था बोलो? पी था. हाँ, पी ने भी बोला कि हाँ मैं बर्थडे पार्टी के लिए आ जाऊंगा करके. अकॉर्डिंगली फिर वाई ने क्या कर दिया? उतने लोगों का बुकिंग कर दिया होटल में, पार्टी कंडक्ट हो गई एंड एवरीथिंग वाज डन. और ये जो पी है वाई का फ्रेंड, ये उस पार्टी के लिए गया नहीं. किसी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम आ गया और ये जो पी है ये पी क्या होगा? उस पार्टी के लिए गया नहीं. हाँ, नाउ हमारे सामने पहला क्वेश्चन मार्क हम लोग यहाँ पे राइज करके रखते हैं कि वाई ने पी को ऑफर दी. वाई ने पी को ऑफर दी. क्या ऑफर दी बोलो? वाई ने पी को कि टुडे इज अ बर्थडे पार्टी एट माय होम, विल यू कम फॉर द बर्थडे पार्टी? एंड पी सेड यस, आई विल कम फॉर द बर्थडे पार्टी. मतलब पी ने क्या दे दिया बोलो? एक्सेप्टेंस दे दिया. समझ के लो. हाँ, वाई ने क्या दिया था बोलो? ऑफर दी थी. वाई ने क्या दिया था? ऑफर दी थी. और पी ने इस ऑफर को क्या दे दिया बोलो? एक्सेप्टेंस दे दिया. पी ने इस ऑफर को क्या दे दिया? एक्सेप्टेंस. ऑफर प्लस क्या हो गया यहाँ पे? एक्सेप्टेंस हो गया. ऑफर प्लस क्या हो गया यहाँ पे? एक्सेप्टेंस हो गया. हाँ, नाउ P was unable to attend the birthday party. उस Y का 2000 रुपए का क्या हो गया बोलो? नुकसान हो गया. नाउ क्वेश्चन मार्क अराइज होता है. ये पॉइंट नंबर 1 का एग्जांपल है कि क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पे P पे Y कोर्ट में जाके कोई एक्शन ले सकता है क्या? ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क नंबर 1 अराइज हो जाएगा. हाँ, देन I will give you second example, okay? And second example के बाद हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे वापस बात करते हैं. ये फर्स्ट वाला एग्जांपल और इसका क्वेश्चन मार्क ध्यान में आ गया. Y invited P for a birthday party. P said yes, okay, I will come for the birthday party. But P was unable to attend the birthday party, जिसकी वजह से Y का वो 2000 रुपए का नुकसान हो गया. तो क्या Y P पे कोर्ट में जाके एक्शन ले सकता है क्या? क्वेश्चन नंबर 1. और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं. दूसरा एग्जांपल है देखो, वन ग्रोसरी शॉप इज देयर. समझो, से फॉर एग्जांपल मेरे घर में ग्रोसरी शॉप है. हाँ, तो मैंने मिस्टर पी को प्रॉमिस किया कि 100 रुपीज केजी से मैं उसको 10 बैग ऑफ राइस सेल करूंगी.
पर बैग राइस जो है वो कितना वहां पे 10 kg, इसका मतलब टोटल मैं उसको 100 kg राइस 100 रुपए किलो से बेचने वाली हूँ। हाँ, तो मैंने उसको ऑफर किया, विल यू परचेस माई राइस फॉर ₹100 पर kg and total 100 kg rice I will sell you. He said, okay, I will purchase your rice with ₹100 kg rate and 100 kg rice I'm ready to purchase. तो मैंने उसको क्या कर दिया, बोला ऑफर कर दी कि will you purchase my rice, और उसने एक्सेप्टेंस दे दिया कि ओके आई विल परचेस योर राइस, उसने एक्सेप्टेंस दे दिया आई विल परचेस योर राइस। हाँ, तो ऑफर हो गई प्लस एक्सेप्टेंस हो गया। हाँ, और ना क्या हो गया, सडनली नेक्स्ट डे कुछ मार्केट फ्लक्चुएशन हो गया, जिस दिन एक्चुअली उसको मुझे माल भेजना था उस दिन, और वो 100 रुपीज का राइस हो गया 150 रुपए। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रही हूँ। हाँ, और मैंने उसको राइस देने से क्या कर दिया, वहां पे मना कर दिया। तो उस मिस्टर पी का क्या हो गया, बोलो 50 रुपीज पर kg नुकसान हो गया ना वहां पे, क्योंकि राइस का रेट सडनली 50 रुपए से क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे अराइज होता है कि क्या पी मुझ पे एक्शन ले सकता है, क्या पी कोर्ट में जाके मुझ पे एक्शन ले सकता है। हाँ, नाउ लेट मी नो योर आंसर्स इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. Okay, see, some of you have given right answer, some of you have given half a right answer. The answer of this particular question which we have raised in the two situation is that one. Number one जो situation है, नंबर वन सिचुएशन में मैं आपको एक छोटी सी और सिचुएशन चेंज करके बताती हूँ आपको। हाँ, और वो चेंज सिचुएशन छोटी सी क्या रहेगी, देखो यहाँ पे हमें ना नॉर्मली, अभी तो कोरोना है 2 मिनट के लिए छोड़ दो, बट नॉर्मली हमारे घर में एक ही दिन 10-10 इनविटेशन कार्ड भी आते हैं, देखो। हाँ, और वो ऑफकोर्स पूछते हैं आना, हाँ पक्का शादी को आओगे ना पक्का, हम बोलते कि यस डेफिनेटली वी विल कम। ऐसे तो हम नहीं बोलते ना कोई की, ऐसे तो हम कोई नहीं बोलते ना कि नहीं पॉसिबल नहीं होगा, हमें दूसरी शादी है इमीडिएटली, ऐसे तो नहीं बोलते ना। हम जनरली सबको क्या बोलते, बोलो हाँ आ जाएंगे, और नहीं गए इसलिए कोई हम पे एक्शन लेता है क्या कि हम किसी शादी को हाँ बोल दिए आएंगे करके, और अगर हम उस शादी में नहीं जाते तो क्या कोई हम पे एक्शन लेता है क्या, नहीं लेता है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, क्यों नहीं ले सकते बोलो वहां पे, क्योंकि यहाँ पे लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हाँ इज इक्वल टू एग्रीमेंट, क्या याद रखोगे, ध्यान में गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। यहाँ पे ओनली एग्रीमेंट बना है, यहाँ पे ओनली एग्रीमेंट बना है। वो एग्रीमेंट कौन से स्टेज पे नहीं गया बोलो अभी तक, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के स्टेज पे नहीं गया। एग्रीमेंट अगर कोर्ट में इन्फोर्सेबल ना हो, अगर एग्रीमेंट पे हम लोग कोर्ट में एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। हाँ, अब सेकेंड वाला जो एग्जांपल है वो एक प्रॉपर बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मैंने किसी को बोला कि मैं आपको 100 रुपए केजी से राइस दे देती हूँ, और मार्केट फ्लक्चुएशन हो जाता है और मैं बदल जाती हूँ, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा बोलो, आई एम मेकिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो वहां पे जो था ना सेकेंड वाला, वो सेकेंड वाला एग्जाम्पल क्या है बोलो, कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो हम लोग एक्शन ले सकते हैं। बट ओनली एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं वो ब्रीच होता है, तो हम लोग एक्शन नहीं ले सकते। ओके, तो देखो इन द फर्स्ट एग्जांपल अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब ये हम लोग प्रोसीड करेंगे तभी आपको एट द एंड हर चीज क्लियर हो चुकी होगी, आप भी मुझे खुद बताओगे कि हर चीज क्लियर है करके। अभी के लिए याद रखो कि इस एग्जाम्पल वाइज में हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल में एक्शन नहीं ले सकते। बर्थडे पार्टी के इन्विटेशन को ब्रीच करके हम पार्टी को नहीं गए तो आवर फ्रेंड कैन नॉट टेक एन एक्शन ऑन मी। बट किसी को राइस बेचने का प्रॉमिस करके मार्केट का रेट बढ़ गया इसलिए उसको राइस देने से मना कर देते हैं, तो यस हाँ वो हम पे क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है। क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल में ओनली एग्रीमेंट है, और सेकेंड एग्जांपल में जो है वो क्या है बोलो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे। हाँ, तो क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन मार्क क्या आ जाता है बोलो, what is mean by this particular word contract and what is mean by this particular word agreement। क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या बना बोलो, all contract are agreement, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसे क्यों बोलो, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या आप एग्रीमेंट कर रहे हो, तो दोनों सिचुएशन में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो है ना। पहले में भी हमारे फ्रेंड ने हमें क्या पूछा था बोलो कि विल यू कम फॉर अ पार्टी, तो उसने क्या किया, ऑफर, और हमने बोला यस आई विल कम फॉर अ पार्टी, मतलब हमने क्या दे दिया, एक्सेप्टेंस। हाँ, और दूसरे एग्जांपल में देखो विल यू परचेस माय राइस, ऑफर,
He said, okay, I will purchase your rice. मतलब एक्सेप्टेंस, हाँ, मतलब दोनों में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, हाँ, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या बोलो, पहला वाला ओनली एग्रीमेंट है, इसलिए हम लोग कोर्ट में एक्शन नहीं ले सकते, और दूसरा वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, ये क्वेश्चन मतलब क्या करना है हमारा, अगला हिस्सा यहाँ पे क्या होगा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ,